हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका कि टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1000 से 600 BC तक। 1000 से 600 BC तक उसका टाइम पीरियड है। और वैसे 1500 से लेकर 600 पूरे वैदिक काल का है। लेकिन हम लोग जब यहाँ सिर्फ उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये आपका टाइम पीरियड है। और ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा है पिछले ही क्लास में। और ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार बदलाव हुआ देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव ये हुआ कि पहले ऋग्वैदिक काल में छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर जनपद का रूप लेने लगे। यानी जो ऋग्वैदिक काल में छोटे से कबीले हुआ करते थे जिसको जन बोलते थे, अब वो आपस में संगठित होने लगे, है ना। 3-4 कबीले मिलकर एक जनपद का रूप लेने लगा। यानी जनपद का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम तो पुरु और भरत, ये जो दो कबीले थे या जो दो जन थे ऋग्वैदिक काल में, अब उसका नाम हो गया कुरु। ये दोनों मिलकर कुरु जनपद बन गए। इसी प्रकार अगला है आपका तुर्वुस और कृवि। अगला जो जनपद है मान लीजिए वो तुर्वुस और कृवि जो कबीला हुआ करता था, तुर्वुस कबीला और कृवि कबीला, ये जो जन थे ये दोनों अब मिलकर क्या बन गए, पंचाल। ये दोनों मिलकर बन गए पंचाल जनपद। यानी छोटे छोटे जो कबीले थे वो आपस में मिलकर बड़े जनपद का रूप लेने लगे। अब राजा का जो पावर है, राजा का जो अधिकार है, उसमें भी बदलाव हुआ। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, एक कबीला छोटा सा उसका शासक होता था। और मुख्य रूप से वह पशुओं का एक प्रकार से कह सकते हैं रक्षक था। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि की जब शुरुआत हो गई, लोग अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगे, तो भूभाग का महत्व बढ़ा, जमीन का महत्व बढ़ा। अब राजा बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा और भूभाग का, है ना, भूमि का वो मालिक कहलाने लगा, है ना, भूक्षेत्र का मालिक कहें, भूखंड का मालिक हो गया। पहले राजा भूखंड का मालिक नहीं था, पहले राजा पशुओं का मालिक था, ठीक है, कबीला का प्रमुख था बस। लेकिन अब राजा को एक प्रादेशिक क्षेत्र मिला, उस प्रादेशिक क्षेत्र का वो मुखिया बन गया। यानी अब जो राजा का वो स्वरूप हो गया, किसी भौगोलिक सीमा के शासक के रूप में उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। पहले वो बस एक कबीला था, कबीले के लोग भी एक जगह से दूसरे जगह वो विचरण करते थे, जगह बदलते रहते थे, इसलिए किसी भी अस्थायी भूभाग का वो मालिक नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पशुओं का मालिक था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ भी, जैसे ऋग्वैदिक काल में भी राजतंत्र था, लेकिन ये बिल्कुल आपका कह सकते हैं कि जो राजा वाला मोनार्किक सिस्टम है, उस तरह का राजतंत्र का यहाँ पर कह सकते शासन स्थापित हुआ। हालांकि कहीं कहीं गणराज्य भी मिलते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि विश्व द्वारा राजा का चुनाव होता था, विश्व द्वारा राजा का चुनाव का वर्णन मिलता है। लेकिन ये भी कहा गया राजा निरंकुश नहीं था। राजा भले ही था भूक्षेत्र का मालिक, लेकिन वह राजा निरंकुश नहीं था, अत्याचारी नहीं था। इसके साथ ही सभा और समिति राजा पर नियंत्रण अब भी रखती थी। राजा पर नियंत्रण रखने का काम सभा और समिति नामक संस्था करती थी। और समिति जो होता था सभी वयस्क लोगों का ये समूह होता था, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, ईशान। राजा का राज्याभिषेक व्याघ्र की खाल पर होने लगा, है ना, महिमा मंडन होने लगा। ताकत का प्रदर्शन के लिए राजा का जो राज्याभिषेक होता था, बाघ, व्याघ्र मतलब क्या, बाघ की खाल पर होता था। अथर्ववेद में जो दो संस्थाएं सभा और समिति, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किसको, सभा और समिति को। ये जो दो संस्थाएं हैं इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा इस काल में बढ़ गया। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है अनुलंघनीय। सभा को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, नरिष्ठा। और नरिष्ठा का अर्थ होता है अनुलंघनीय, मतलब इसका आप उल्लंघन नहीं कर, सभा जो डिसीजन दे दिया सो उसे पालन करना होगा। यानी सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया, जिसका अर्थ होता है अनुलंघनीय। उत्तर वैदिक काल में विद्वत का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल में जैसे हम लोग देखें 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति और विद्वत। यहाँ पर सभा और समिति का मिलता है, लेकिन विद्वत का जिक्र उत्तर वैदिक काल में खत्म हो जाता है।
इस संस्था का अस्तित्व खत्म हो गया। पहले विद्वत का काम क्या था, जो सैनिकों द्वारा जो सामग्रियां लूटी जाती थी युद्ध में उसका बंटवारा करने का काम विद्वत करती थी, लेकिन अब ये संस्था खत्म हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, राजा की देवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है, यानी राजा में देवत्व का गुण होता है, इस प्रकार की बातें लिखी गई है कि राजा साधारण इंसान नहीं है, वो देवता का अंश है ना। देवत्व की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राजा पर लागू कर दिया गया। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण करने लगे। अब राजा उपाधियां धारण करने लगे, राजाधिराज, सम्राट, ये सब। ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली और गोपद ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन है कि किस दिशा का शासक क्या शासन प्रणाली क्या रहेगा। इसके अलावा गोपथ या गोपच हो गया, गोपथ ब्राह्मण के साथ शासकों के लिए कौन कौन सा यज्ञ करना चाहिए, किस दिशा के शासक को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, जिसका कि पूरा डिटेल्स दिया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में शासकों के लिए यज्ञ का वर्णन दिया गया, तो गोपद ब्राह्मण में। और किस दिशा के शासक की शासन प्रणाली क्या रहेगी, इसका वर्णन मिला है ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलिए इसको एक टेबल के रूप में देखते हैं कि किस दिशा के शासक का क्या नाम दिया गया है, किस दिशा के शासक की क्या उपाधि दी गई है, और किस दिशा के शासक कौन सा यज्ञ करने के लिए अधिकारी थे। जैसे पूर्व दिशा के जो शासक रहेंगे उसको साम्राज्य, राज्य का नाम उसका क्या जाएगा, साम्राज्य। पूर्व दिशा का कहलाएगा साम्राज्य, उसकी उपाधि होती थी सम्राट। यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करते थे। पश्चिम दिशा के जो राज्य होते थे, राज्य का नाम स्वराज्य कहा जाता था, इसकी उपाधि स्वराट था, और ये करते थे अश्वमेघ यज्ञ। इसके बाद उत्तर दिशा के जो राजा होते थे वो कहलाते थे विराज्य, और इसकी उपाधि थी विराट की, और ये यज्ञ करते थे पुरुष मेघ यज्ञ। दक्षिण दिशा के जो शासक उसकी उपाधि थी, उसका नाम होता था भोज्य, और इसकी उपाधि होती थी भोज या सर्वराट। ये करते थे सर्वमेघ यज्ञ। यानी कौन सा शासक किस दिशा का कौन सा यज्ञ करेगा, इसका पूरा लिस्ट है। मध्य देश का राज्य का नाम हो गया राज्य, ये राजा की उपाधि राजा, और ये यज्ञ करते थे राजसू यज्ञ करते थे। वैराज्य कहीं कहीं मिलता है, तो वे राज्य का मतलब होता है वे राज्य जहाँ राजा नहीं होता था, वे राज्य जहाँ राजा नहीं होता उसको बोलते थे वे राज्य। उपनिषद काल में कुछ दार्शनिक राजा भी हुए। दार्शनिक राजाओं में कुछ का नाम दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में और छांदोग्य उपनिषद में, जैसे विदेह है ना, केके, काशी और पंचाल। यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो दार्शनिक राजा थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, जिसमें विदेह के राजा जनक, केके के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु और पंचाल के राजा प्रवाहन चावली। ये सभी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे, इसलिए क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा दर्शन का ज्ञान था। कुरु के राजा थे परीक्षित, और परीक्षित को अथर्ववेद में परीक्षित का वर्णन है, और कहा गया है परीक्षित मृत्युलोक का देवता है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में ही एक मंत्र में परीक्षित को संगीत का नायक भी कहा गया है। राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक है, यानी राष्ट्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग होने लगा, यानी एक राज्य के लिए अब राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। इसका बहुप्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख दिया गया है। राज्याभिषेक यानी राजा बनने के बाद जो राज्याभिषेक होगा, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है ना। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को क्या कहा गया है, एकराट। एकराट शासक को कहाँ पे कहा गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई कि राजा का राज्याभिषेक होगा, बहुत प्रकार की परंपराएं होगी, रिचुअल्स होगी। इसका पहली बार वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। जब भी राज्याभिषेक होगा तो कौन सा यज्ञ करेगा, राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक होने समय राजसूय किया जाएगा। वैराज्य जहाँ पे राजा नहीं होता था, सिंपल सा हमने पहले ही बता दिया, वैराज्य में राजा नहीं होता था। यहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। वैराज्य में जनता अपना शासन स्वयं करती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी राजा नहीं होता था। कर प्रणाली में भी उत्तर वैदिक काल में बदलाव हुआ। अब नियमित कर प्रणाली विकसित हुई। पहले जो था बलि
ऋग्वेदिक काल में बलि लिया जाता था। बलि जो कर था यह ऐच्छिक था, स्वैच्छिक था ना, ये वॉलंटरी था। वहीं उत्तर वैदिक काल में यह नियमित हो गया और अनिवार्य हो गया। वैदिक काल में राजा को बलिहर यानी बलि लेने वाला एवं विषामता भी कहा गया है। बलिहर किसकी उपाधि है? तो राजा की, क्योंकि राजा बलि लेता था। बलि क्या थे? कर को बलि कहा जाता था, इसीलिए बलि लेने वाले को नाम क्या हो गया? बलिहर। अथर्ववेद के अनुसार राजा को अपने आय का 16वां हिस्सा मिलता था। जो बलि दिया जाता था अपने इनकम का 16वां हिस्सा। उत्तर वैदिक काल में राजा की अस्थायी सेना नहीं थी, अभी भी राजा का अस्थायी सेना नहीं था। इस काल में राजा की मदद के लिए रत्निन का जिक्र मिलता है। अलग अलग रत्निन होते थे और कुल यहाँ पर देखेंगे तो 12 रत्निन का नाम मिलता है जो कि राजा के सहायक होते थे। यानी रत्निन किसको बोलते थे? जो उच्च पदाधिकारी होते थे राजा के, उनको रत्निन कहते थे। इसका वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में ये भी कहा गया है रत्नी राजाभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। राजाभिषेक के अवसर पर राजा रत्निन के घर भी जाते थे। ठीक है, इन रत्निनों को 25 ब्राह्मण में वीर कहा गया है। तो रत्निनों को किस ब्राह्मण में वीर कहा गया? तो 25 ब्राह्मण है। राजा सहित कुल 12 रत्न होते थे। कौन कौन से? इसको देख लीजिए। राजा मिलाकर 12, राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी। महिषी हो गया जो कि मुख्य रानी थी, पट रानी थी, उसको महिषी कहा जाता था। ये भी रत्नी का ही एक अंग थे। सूत किसको कहते थे? रथ सेना का जो नायक यानी जो सारथी था उसको सूत बोलते थे। ग्रामनी ग्राम का स्वामी होता था। इसके बाद बता, ये प्रतिहारी या कह सकते हैं द्वारपाल जिसको कह सकते हैं, ये बता होता। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। ये 9 हो गया। अब 10 में भागदूत। भागदूत भी एक रत्निन था। भागदूत का क्या काम था? वह वित्त मंत्री का कार्य करता था। अक्षावक पासे के खेल में राजा का सहयोगी को अक्षवाप कहते थे। पलागल हो गया राजा का मित्र और संदेशवाहक को पलागल बोलते थे। ये 12 रत्निन होते थे जो राजा के सहायक होते थे। इसका प्रचलन इस काल में बढ़ गया। इसके अलावा कौन कौन सा यज्ञ होता था? जो मुख्य यज्ञ थे उस यज्ञ को देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ कराए जाते थे शासकों के द्वारा, सबसे पहले राजसूय यज्ञ। यह कब होता था? राज्याभिषेक के अवसर पर। जब कोई राजा बनता था, राज्याभिषेक होता था, उस पर आपका उस समय राजसूय किया जाता था। इसमें सोमरस यानी उस समय का जो शराब था उसका सेवन किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निन के घर भी जाता था। अतः रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ मिलता है? आपको शुक्ल यजुर्वेद में। यानी सिंपल सा ऑप्शन आपको यजुर्वेद भी रहेगा तो भी आप यजुर्वेद कीजिएगा जहाँ यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे सभी प्रदेश राजा के अधिकार में मान लिए जाते थे। दूसरे शब्दों में यह राजा की शक्ति का प्रतीक था, है ना। राजा को लगे कि हम सबसे शक्तिशाली हैं तो उस समय वो अश्वमेध यज्ञ करता था। इसके लिए घोड़े को छोड़ देता था और उस घोड़े को अगर कोई पकड़ लिया तो उसके साथ राजा युद्ध करके उसे पराजित करके उस एरिया को जीत लेता था। अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिल रहा है? तो शतपथ ब्राह्मण में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? यह भी एक प्रकार से मनोरंजन के दृष्टिकोण से किया जाता था। रथदौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता था। रथ लेकर अलग अलग प्रतिभागी आते थे, विजयी को पुरस्कार दिया जाता था। वाजपेयी में पृथ्वी माता की पूजा होती थी। इस यज्ञ की खासियत है कि इसमें पृथ्वी की पूजा होती थी। अगला जो यज्ञ होता है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ कब होता है? इस यज्ञ में सोम पिया जाता था यानी सोमरस। अग्नि को पशु बलि, यहाँ बहुत ज़्यादा पशु बलि दी जाती थी यानी पशुओं की बलि। इस यज्ञ में पूर्व याज्ञिक एवं उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यह 1 दिन में संपन्न हो जाता था। अगर यह यज्ञ कराने वाला जो भी है उसको 1 साल तक फिर सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। हालांकि यज्ञ एक ही दिन में ख़त्म होता था, 1 दिन में, लेकिन आप अगर यज्ञ करवाते हैं तो फिर आपको 1 साल तक सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आप गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। पुरुषमेध यज्ञ क्या हो गया? इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। जैसे पहले जानवरों की बलि दी जाती थी, पुरुषमेध में पुरुष की बलि दी जाती थी तथा 25 यूपों में के प्रयोग का विधान था। 25 यज्ञ का जो कुंड है ना, 25 यज्ञ कूपों का निर्माण होता था। पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है आपको शतपथ ब्राह्मण में। तो कौन सा यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है इसको भी आपको याद रखना है। अगला है शूलगव यज्ञ। यह यज्ञ
शिव के लिए होता था, है ना। रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था। इसमें रुद्र यानी शिव को एक बेल अर्पित किया जाता था। सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था। शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले यज्ञ किसने किया था? अश्वत्थामा ने। और यहाँ पर एक बेल अर्पित किया जाता है रुद्र यानी शिव को। तो ये आपका आज का इम्पोर्टेंट क्लास रहा, जहाँ पे हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखा। कल हम लोग फिर से उत्तर वैदिक काल का एक और क्लास करेंगे, जहाँ पर हम लोग सामाजिक जीवन को देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ इस सेशन में इतना ही। और साथियों, अगर आप जेट पेपर 2 हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री या पेपर 1 जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग विषयों की क्लासेस यहाँ पेपर 2 की हो रही है। इसके लिए क्या करना होगा? एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको कोर्सेज दिखने लगेंगे। आपको अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर हमको कॉल भी कर सकते हैं, 7541840154। आपको अगर क्लासेस लेने में कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पेपर 1 की भी क्लासेस हो रही है, पेपर 2 की भी क्लास हो रही है। आपको जिस भी क्लासेस में एडमिशन लेना है, आप बिल्कुल आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और क्लासेस को सिर्फ ले ही नहीं सकते हैं, बल्कि अपने रिजल्ट को भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। हमारा मकसद है रिजल्ट आपका आए, और इसीलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्लासेस के लिए आपको संपर्क करना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 7541840154। और आपको खुद ही अगर करना है तो इस वीडियो के नीचे ही आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। उसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधे लिंक पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर स्टोर सेक्शन पे जाना है, STORE आपके मोबाइल पे लिखा रहेगा सबसे नीचे, उसको क्लिक कीजिएगा। और स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद आपको सभी हमारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। आपको जिस भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, आप उसको क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।